नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करेंगे, जिसमें एक कविता बाजा पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है वह फगुआ पुछारी राग से संबंधित है, जिसमें किस तरह से किसान लोगों की ज़िंदगी होती है और किस तरह से वे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ मायने रखता है, उन सभी को इस कविता में दर्शाया गया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, जिससे इससे पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग सही कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए सीधे कविता पे आते हैं। कविता का नाम है बाजा, जो किनके द्वारा लिखी गई है? अर्जुन भगत के द्वारा यह कविता लिखी गई है। और इस कविता का राग जो है वह क्या राग है? फगुआ है। और फगुआ में भी फगुआ पुछारी राग में यह कविता लिखी गई है। फगुआ दो तरह का होता है दोस्तों, एक सिंपल फगुआ होता है और दूसरा जो उसका राग होता है वह फगुआ पुछारी राग होता है। आप लोगों को लोकगीत में ये भी पढ़ना है। जब हम लोग लोकगीत 2 दिन के बाद शुरू करेंगे तो उसमें फगुआ क्या होता है, फगुआ पुछारी क्या होता है, मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा, जिसके बाद आप लोगों को कभी भी लोकगीत में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम आगे जो शुरू करेंगे वह नागपुरी लैंग्वेज में सबसे जो भास्ट टॉपिक है लोकगीत एवं लोक साहित्य, उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आपसे यह मिस हो सकता है और यही वह चैप्टर है जहां से आप रिजल्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं। अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी व्यूअर देख रहे हैं नया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर जो नए हैं तो वो क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो भी और कविता पढ़ाया हुआ है उनको जाके आप पहले देख सकते हैं, क्योंकि कविता लगभग पूरा कविता कंप्लीट है। कविता से आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस तरह से कविता का निचोड़ आप लोगों के सामने मैं रखा हूं कि आप लोगों को कविता से अब किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए कविता रीड करते हैं। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, यह धुन था। अब हम लोग पहला पद देखते हैं। लागे नहीं पता मोके, बाजा बाजे कहाँ के कर है के, असल बाजा है के ठीक बाजे हो, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे। दूसरा पद, बाजे जेकर घरे जावे से कर गोड़े गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे। तीसरा पद, बाजा बाजे दूसर घरे देखू नाच सबक घरे, बाजा में सुहान बाजा लागे, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे। चौथा पद, मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे, रुचे नहीं ते के रोजा राजे हो, बाजा कहाँ के कर घरे बाजे। पांचवा पद, बाजा में कुटासी बाजा बाजे सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। छठा पद, बाजे नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबै ताजा, बीनू कुटासी बाजा बाजी ना समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। सातवां पद, बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। आठवां पद है दोस्तों, कुटासी बाजा बाजा लागे माजा, बाद में समाठ बाजा, आगे कुटासी बाजा पाछे समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। नौवां पद और यह आखिरी पद है। मूढ़ अर्जुन सोचे सुनी बाजा उठे नाचे, बिनु लुहार नहीं बाजी ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। इस तरह से हम लोग 9 पद पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे संबंधित शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में
पहला है सुहान। सुहान जो है तो सुहान का अर्थ होता है बेस लगना, अर्थात अच्छा लगना, अर्थात बढ़िया लगना को ही सुहान कहा जाता है। कुटासी, कुटासी का अर्थ होता है हथौड़ा, हथौड़ा को ही कुटासी कहा जाता है। और समाठ दोस्तों, ओखैर में ऊपरे से कुटेक वाला लंबा डंडा। जैसे अगर आजकल हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से हल्दी वगैरह कूटने के लिए, मिर्चा वगैरह कूटने के लिए एक प्रकार का ओखैर बनाया हुआ होता है, उसी को वहाँ पे जो उसका डंडल होता है, जैसे अगर किसी के घर में सिलवट होता है तो उसी तरह का हम लोग सिलवट का जो लोढ़ा होता है उसे ही हम लोग ओखैर से समझ सकते हैं। ठीक है, समाट से समझ सकते हैं कि जो कूटने वाला काम करता है और उसमें एक जो डंडा लगा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समाट। अगर इसको हम लोग पूरी तरह से अगर देखना चाहे तो यह जब पहले क्या होता था, एक प्रकार का, अगर अभी भी किसी कोई लोग देहात के होंगे तो ढेंकी और जांता वगैरह देखे होंगे, तो जांता जो होता था वही समाट होता था, क्योंकि जांता जो होता था वह पत्थर का बना होता था और उसमें बीच में एक छेद बनाया हुआ होता था और उस छेद में लकड़ी का एक डंडा लगा दिया जाता था और उसी के सहारे क्या किया जाता था, दाल वगैरह कूटा जाता था, दाल का छिलका वगैरह हटाया जाता था अरहर का। तो इसी को हम लोग समाट कहते हैं। मूढ़ मतलब जेके बुद्धि नहीं रहेला या जे कम रहेला। जो भी हम मूढ़ मतलब क्या करते हैं, बेवकूफ़ या बुड़बक को हम लोग क्या कहेंगे, या मूर्ख को ही मूढ़ कहेंगे। मूर्ख का अर्थ मूर्ख होता है दोस्तों। और बढ़नी किसको कहेंगे, झाड़ू को बढ़नी कहेंगे। अब हम लोग यहाँ तक शब्दार्थ देख चुके, अब हम लोग एक एक करके और भी इसमें अगर कुछ शब्दार्थ है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पद में एक भी वैसा नहीं है जो समझ में ना आए। यहाँ पे कुटासी हम लोग देख चुके हैं, समाट भी देख चुके हैं, माजा मतलब अच्छा लगना का बात हो रहा है। सातवां पद में भी कोई भी वैसा वर्ड नहीं है। छठा पद में हम लोग देखते हैं, छठा में भी वैसा कुछ नहीं है, पांचवा में भी कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए, वैसा कुछ भी वर्ड नहीं है जिसका शब्दार्थ में आपको परेशानी होगी। अब हम लोग पहला पद देखते हैं, पहला धुन देखते हैं, धुन के बाद हम लोग पहला पद आएंगे। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। और यहाँ पे कवि जी क्या कह रहे हैं, कवि जी कह रहे हैं आखिर जितने भी इस दुनिया में बाजा है, जो भी संगीत का माध्यम है, उन संगीत के माध्यम में जो बाजा है वह बाजा में सबसे बेस, सबसे सुंदर जो बाजा है वह कौन है, वह कौन है ऐसा बाजा जिसके बारे में कहा जा रहा है। और यह बाजा जो है वह किसका है और किसके घर में बज रहा है, इसके बारे में धुन में पूछा जा रहा है। किस बाजा में सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर बाजा कौन है और यह किसका है और किसके घर में बज रहा है। चलिए इसको वाक्य में देखते हैं। ये कविता फगुआ पुछारी गीत से संबंधित है, जो कि फगुआ का ही एक भेद है। इसमें कवि लोगों से पूछते हैं बाजा में सबसे सुंदर बाजा कौन है और यह बाजा किसके घर में बज रही है, कहाँ और किसके घर में बज रही है। पहला पद हम लोग देखते हैं दोस्तों। लागे नहीं पता मोके बाजा बाजे कहाँ के कर है के, असल बाजा है के ठीक बाजे हो, बाजे कहाँ के कर घरे बाजे। यहाँ पे कह रहा है लागे नहीं पता मोके, मुझको पता नहीं लग रहा है। क्या नहीं पता लग रहा है, आगे देखते हैं। बाजा बाजे कहाँ के कर है के, और जो क्या नहीं पता लग रहा है मुझे, यह जो बाजा है वह किसका है और कहाँ बज रहा है, यह मुझे पता नहीं लग रहा है। असल बाजा है कि ठीक बाजे हो, और यह जो भी बाजा बज रहा है वह असली बाजा है, ओरिजिनल बाजा है, इसीलिए तो वह ठीक ढंग से बज रहा है। बाजे कहाँ के कर घरे बाजे, और यह जो बाजा है वह कहाँ है और किसके घर में बज रहा है, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। वाक्य में देखते हैं, आगे कहते हैं कवि यह बाजा किसका है और किसके घर में बज रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह असली बाजा है जो कि अच्छे से बज रही है।
लेकिन यह कहाँ और किसके घर में बज रही है मुझे पता नहीं। दूसरा पद देखते हैं, बाजे जेकर घरे जाबै सेकर गोड़े गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी आगे, बाजे जेकर घरे, वह बाजा जिसके भी घर में बज रहा है, जाएंगे जाबै सेकर गोड़े गिरे, जाएंगे मैं उसका, जाऊंगा मैं उसके घर में, अर्थात जाऊंगा उसके घर में और उसका पैर पड़ूंगा, उसके पैर में, उसके चरणों में पड़ जाऊंगा, क्योंकि यह बाजा जो है वह बहुत ही सुंदर ढंग से बज रहा है, इसलिए मैं उसका घर जाऊंगा और उसका पैर लगूंगा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, और यह जो बाजा है वह सुंदर ढंग से बज रहा है, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, और यह जो बाजा है वह कहाँ है और किसके घर में बज रहा है। वाक्य में देखते हैं, ये बाजा जिसके भी घर में बज रही है, मैं जाऊंगा उसके घर और उसका पैर लगूंगा, क्योंकि सभी बाजाओं में सुंदर बाजा है ये जो बज रही है, लेकिन ये कहाँ और किसके घर में बज रही है मुझे पता नहीं। तीसरा पद देखते हैं, बाजा बाजे दूसर घरे देखू नाच सबक घरे, बाजा में सुहान बाजा लागे, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। अब इसमें आगे कह रहे हैं कवि है जो है वह बाजा बाजे दूसर घरे, जो बाजा है वह दूसरे के घर में बज रहा है, लेकिन उस बाजा की संगीत को सुन के हर एक घर में देखू नाच सबक घरे, अर्थात उस बाजा का धुन सुन के सबके घर में नृत्य हो रहा है, सबके घर में नाच हो रहा है, क्योंकि बाजा में सुहान बाजा लागे। यह जो बाजा है वह बाजाओं में सबसे सुहाना बाजा है, इसलिए तो सबके घर में नृत्य हो रहा है, सबके घर में नाच हो रहा है। बाजे कहाँ के कर घरे बाजे, और यह जो बाजा है वह कहाँ और किसके घर में बज रही है। वाक्य में देखते हैं, बाजा भले ही दूसरे के घर में बज रही है, लेकिन नाच सबके घर में देखने को मिल जाएंगी। यह बाजा सभी बाजाओं में सबसे सुहाना बाजा है, लेकिन ये कहाँ और किसके घर में बज रही है। अगला पद देखते हैं, चौथा पद, मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे, रुचे नहीं तेके रोजा राजे हो, बाजा कहाँ के कर घरे बाजे। यहाँ पे जो मूढ़ अर्जुन, अर्थात यहाँ अर्जुन जो है, अर्जुन भगत जो इस कविता के कवि जी है, वह अपने आप को कह रहे हैं मूढ़ अर्जुन, अर्थात अपने आप को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं, और पूछ रहे हैं मूढ़ अर्जुन जो है वह क्या पूछ रहे हैं, नहीं बाजा जो है वह किसको नहीं रूचता है। कह रहे हैं कि बाजा जो है वह किस इंसान को नहीं रूचता है, यहाँ तक कि मूर्खों को भी रूचता है। रूचे नहीं तेके रोजा राजे हो, और जिसको भी नहीं रूचता है बाजा, वह जरूर उसका कुछ ना कुछ राज होगा। अगर राज ना होगा तो बाजा सभी इंसानों को रुचि लगता है बाजा सुनने में, लेकिन जिसको बाजा में रुचि नहीं है उसका कुछ ना कुछ तेके रोजा राजे हो, अर्थात उसके पास कुछ ना कुछ राज होगा। अब वह राज हो सकता है वह मुसीबत में घिरा हुआ हो, या हो सकता है और भी किसी तरह की परेशानी में हो, कुछ तो राज होगा, इसी वजह से उसे बाजा रुच नहीं रही है। बाजा कहाँ के कर घरे बाजे, और यह बाजा जो है वह कहाँ और किसके घर में बज रही है। आगे हम लोग देखते हैं इसका हिंदी में किस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे। कवि आगे कहते हैं, मूर्खों को भी बाजा अच्छा लगता है, अर्थात बाजा में रुचि सभी को होता है। अगर किसी को बाजा में रुचि नहीं है तो उसका कोई राज होगा, लेकिन यह कहाँ और किसके घर में यह बाजा बज रही है मुझे पता नहीं। पांचवा पद देखते हैं, बाजा में कुटासी बाजा बाजे सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी आगे, जो भी बाजा है उसमें से कुटासी जो बाजा है वह सबसे सुहाना बाजा है, क्योंकि कुटासी जो है वह यहाँ के कृषक, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है
और कृषि प्रधान देश में झारखंड भी एक कृषि से जुड़ा हुआ राज्य है। और झारखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की 70 से 80% लोग कृषि कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो यह 70% से प्लस हो जाएगा। तो उसमें जो कुटासी बाजा है वह कृषि के औजार में महत्वपूर्ण औजार होता है, क्योंकि अगर आप कुदाल बनाने लगिएगा, कुदाल में जो आप लकड़ी का ऊपर में जो बेंट लगाइएगा, जो ऊपर में लकड़ी लगा हुआ होता है कुदाल में, उसको बेंट कहा जाता है। बेंट लगाने के लिए भी आपको कुटासी का जरूरत पड़ेगा। इसलिए कहा रहा है कि किसान प्रवृत्ति के लोगों में, कृषक लोगों में जो कुटासी बाजा है वह सबसे सुहान बाजा है, सबसे सुहावना बाजा है। बाजा में सबसे सुंदर बाजा भी कुटासी बाजा ही है। देखते हैं आगे इसको वाक्य में किस तरह से बोलेंगे। सभी बाजाओं में सबसे सुंदर व सुहावन बाजा कुटासी अर्थात हथौड़ा का बाजा है। और ये बाजा हमें किसान प्रवृत्ति की याद दिलाती है, यह किसान प्रवृत्ति के कामों में सहायक होती है। छठा पद देखते हैं हम लोग। छठा पद देखते हैं। बाजे नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होबै ताजा। बीनू कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। बाजा में सुंदर बाजा बाजे। इसमें कवि आगे क्या कह रहे हैं? कवि इसमें कह रहे हैं जहाँ भी कुटासी बाजा जो है वह नहीं बजेगा, कुटासी बाजा नहीं बजेगा, किसान वहाँ ताजा नहीं होंगे। जहाँ भी कुटासी बाजा नहीं बजेगा, किसान वहाँ बिल्कुल भी ताजा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिना कुटासी बाजा के समाठ बाजा भी नहीं बजता है। कुटासी बाजा से ही समाठ का बाजा बजता है। बाजा में सुंदर बाजा यही जो है वह कुटासी बाजा है। अगर हम लोग इसको वाक्य में देखेंगे तो वाक्य में किस प्रकार देखेंगे? जहाँ भी कुटासी अर्थात हथौड़ा की आवाज़ नहीं सुनाई देती है वहाँ किसान भाई नहीं होंगे, क्योंकि बिना हथौड़ा बाजा के समाठ बाजा बज ही नहीं सकती, क्योंकि यह किसानों का प्रमुख औजार होता है और यह एक सुंदर बाजा होता है। अगला पद देखते हैं, सातवां पद। बाजी कुटासी बाजा, तब बाजी समाठ बाजा, समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो इसमें कवि जी क्या कह रहे हैं? कवि जी कह रहे हैं कि कुटासी बाजा लागे माजा। जो कुटासी बनना है वो, सॉरी दोस्तों, हम लोग इस कविता का मतलब इस पद 7 पद का भाग देख रहे थे। यहाँ पे बाजी कुटासी बाजा, तब बाजी समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे क्या कह रहा है कवि जी कि जो बाजा है उसमें क्या है कि बाजी कुटासी बाजा, जब कुटासी बाजा बजेगा तभी आपका समाठ बाजा बजेगा, क्योंकि जो लकड़ी का डंठल होता है, लकड़ी का डंडा होता है, उसे समाठ में लगाने के लिए कुटासी की ज़रूरत पड़ेगी। जब कुटासी से वो डंडा को लगाया जाएगा तो उससे पहले कुटासी का आवाज़ आएगा, फिर जब वह डंडा लग जाएगा तभी जाके समाठ का बाजा बजेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले बाजेगा कौन? कुटासी का बाजा बजेगा, उसके बाद ही समाठ का बाजा बजेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? घर में बढ़नी का बाजा बजेगा अर्थात झाड़ू का बाजा बजेगा। घर में जब झाड़ू लगेगा तो झाड़ू के बाजा का आवाज़ सुनाई देगा। बाद में घर में क्या होगा? जब आप लोग यहाँ पे जब समाठ बाजा से क्या होगा? समाठ बाजा से आप जब निकाल लीजिएगा अरहर या धान से चावल निकाल लीजिएगा
तो उसके बाद उसको सूप में रख के उससे जो भी भूसा वगैरह है उसको अलग कीजिएगा, तो वहाँ पे सूप बाजा का भी आवाज़ आपको सुनाई देगा। इसलिए बोला जा रहा है पहले कुटासी बाजा बजेगा, फिर समाठ बाजा बजेगा, फिर वो जब अन्न वगैरह इधर उधर छिट जाता है तो उसे जब आप एक जगह समेटने लगिएगा तो वह समेटने का काम झाड़ू करता है, इसलिए झाड़ू बाजा बजेगा। और जब झाड़ू बाजा से सब एक जगह समटा जाएगा, अगर उसको किसी भी बोरी वगैरह में उठाना है तो उसके लिए आपको सूप का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके बाद सूप का बाजा बजेगा। तो यह सब जो है बाजा में सुंदर बाजा बाजे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। जब जब बजेगी हथौड़ी बाजा, तभी बजेगी समेट, तभी बजेगी समाट की बाजा, इसके उपरांत झाड़ू की बाजा बजेगी, तत्पश्चात सूप की बाजा बजेगी। और ये भी एक सुंदर बाजा है किसानों के लिए। 8वां पद, कुटासी बाजा लागे माजा, बाद में समाठ बाजा, आगे कुटासी बाजा पीछे समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो भी है कुटासी बाजा जो है वह सबसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है सुनने में, अर्थात सबसे सुंदर बाजा अगर कोई है तो वह कुटासी की बाजा है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर का कोई बाजा है तो वह समाठ बाजा है, क्योंकि कुटासी जो है वह समाठ को अपने उपयोग में लाने योग्य बनाता है, तो इसलिए पहले नंबर पे कुटासी बाजा को रखा गया है। और समाठ जो है वह हम लोग को अन्न की उपलब्धता कराता है, इसलिए सेकेंड नंबर पे समाठ की बाजा को कहा गया है। इसलिए आगे और भी कवि कहते हैं कि आगे कुटासी बाजा पीछे समाठ बाजा, आगे आगे जो है वह कुटासी बाजा बजेगा और उसके पीछे पीछे समाठ का बाजा बजेगा। और बाजा में ये दोनों ही बाजा बहुत ही सुंदर बाजा है किसानों के लिए। चलिए अब इसे वाक्य में हम लोग देखते हैं। बाजा में सबसे अच्छा हथौड़ा का बाजा, उसके बाद समाठ का बाजा, लेकिन समाठ का बाजा हथौड़े के पीछे पीछे ही बजेगी, जो कि एक सुंदर बाजा है। अगला पद देखते हैं दोस्तों, और यह लास्ट पद है, 9वां पद। मूढ़ अर्जुन सोचे सुनी बाजा, उठे नाचे, बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे मूढ़ अर्जुन अर्थात कवि अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, और जो मूर्ख अर्जुन है वह क्या कह रहे हैं, सुनी बाजा उठे नाचे। और जो मूढ़ अर्जुन है अर्थात मूर्ख जो अर्जुन है, अर्थात मूर्ख यहाँ कवि अपने आप को कह रहे हैं, और कवि कह रहे हैं कि जब भी क्या होता है, मूर्ख जो अर्जुन है, मूर्ख जो कवि है वह क्या कर रहे हैं, बाजा सुन के क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। बाजा सुनते ही वह नृत्य में लीन हो जाते हैं। बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बाजा, और बिना लोहार के पास गए कोई भी बाजा बजने योग्य नहीं होता है। लोहार के पास उसे अंतिम रूप से बजने के लिए लोहार के पास जाना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ कहा गया है बिना लोहार का कोई भी बाजा जो ढोल ढाक है वह नहीं बज सकता है। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, और यह सब है जो बाजा में यही जो है वह सुंदर बाजा है। इसे वाक्य में किस तरह से देखेंगे, कवि अपने आप को मूर्ख कहते हुए आगे कहते हैं कि मूर्ख अर्जुन अर्थात कवि सोचते हैं कि बाजा की आवाज़ सुनते ही वह नाच उठते हैं, लेकिन एक बात यह है कि बिना लोहार के ढोल व नगाड़े नहीं बज सकते हैं, क्योंकि बाजा को अंतिम रूप से बजने योग्य लोहार के द्वारा ही बनाया जाता है, तब जाके ये बाजा में सुंदर बज सकता है। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से कहानी कविता देख चुके हैं। कविता देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या इसके बारे में इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है कविता बाजा कौन राग में आहे। कविता जो बाजा है वह कौन राग में दिया हुआ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फगुआ, दूसरा ऑप्शन है फगुआ पुछारी, तीसरा ऑप्शन है पावस और चौथा ऑप्शन है डमकच। तो दोस्तों
जो कविता बाजा है वह फगुआ पुचारी राग में दिया हुआ है, जो कि फगुआ का ही एक भेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाजा कविता में कै गो पदभाग देवला है। जो बाजा कविता है उसमें कितना पदभाग दिया हुआ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 8 गो, दूसरा ऑप्शन है 9 गो, तीसरा ऑप्शन है 10 गो और चौथा ऑप्शन है 11 गो। दोस्तों कहीं कहीं पे आप लोगों को YouTube में बताया गया होगा कि 10 पदभाग है, लेकिन दोस्तों आप लोग मेरी बात को गौर से रखिएगा, बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। जो धुन होता है धुन को पदभाग में शामिल नहीं करते हैं, धुन अलग होता है, उस पूरा कविता का निचोड़ होता है, इसलिए धुन को पदभाग में काउंट नहीं किया जाता। तो इस पदभाग को अगर काउंट धुन को नहीं करेंगे तो टोटल 9 पदभाग होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाजा कविता कौन किताब में देवला है। बाजा कविता जो है वह बनकेवरा भाग 1 का में दिया हुआ है, या भाग 1 बनकेवरा भाग 1 से यह कविता लिया गया है। अगला प्रश्न, बाजा कविता का रचनाकार कौन है कै। जो बाजा कविता है उनके रचनाकार का नाम आपको बताना है। पहला है अर्जुन सिंह, दूसरा है अर्जुन भगत, तीसरा है सविता केसरी और चौथा है घासीराम। तो दोस्तों अगर कोई अर्जुन से याद किए होंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अर्जुन भगत जो है यह बाजा कविता का रचनाकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कवि केकर गोड़ में गिरे बात कैर है। कवि जो है वह किसके पैर में गिरने की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है भगवान कर, दूसरा ऑप्शन है जेकर घरे बाजा बाजे, तीसरा ऑप्शन है पापी मनुष्य कर, अर्थात पापी मनुष्य से क्या पैर गिरने की बात किया है, और चौथा ऑप्शन है बलिदानी मनुष्य का। बलिदानी मनुष्य अर्थात जो बलिदान दिए हैं वह इस घर के पुरुष का क्या करना है, पैर पकड़ना है, अर्थात गोड़ धरना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जेकर घर से जिसके घर में बाजा बज रहा है उसके पैर पड़ने की बात कवि के द्वारा कही गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कौन बाजा के सुहान बाजा कहल जाए है। किस बाजा को सुहान बाजा कहा गया है। पहला ऑप्शन है कुटासी बाजा को, दूसरा ऑप्शन है मांदर बाजा को, तीसरा ऑप्शन है समाट बाजा को और चौथा ऑप्शन है बढ़नी बाजा को। तो दोस्तों सबसे सुहान बाजा अगर किसी को कहा गया है तो वह कुटासी अर्थात हथौड़ा बाजा को ही सबसे सुहावन बाजा कहा गया है। अगला प्रश्न, किसान मन कौन बाजा से ताजा होवे ना। जो किसान है वह किस बाजा से तरोताजा होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सूप बाजा से, तो सूप बाजा तो दोस्तों औरतों में प्रचलित है। कुटासी बाजा, तीसरा ऑप्शन है बढ़नी बाजा, तो बढ़नी बाजा भी जनरली अगर देखा जाए तो यह औरतों की एक बाजा है। अब यहाँ पे दो ही है जो बाजा, वह समाट बाजा और कुटासी बाजा। तो इसमें दोनों में जो कुटासी बाजा है उसी की आवाज़ सुन के किसान तरोताजा होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, ढोल ढांग केकर बिना नी बाजेला। जो ढोल ढांग है अर्थात ढोल नगाड़ा है वह किसके बिना नहीं बज सकता। पहला ऑप्शन लोहार के बिना, दूसरा ऑप्शन है रसिक के बिना, तीसरा ऑप्शन है नृत्य के बिना और चौथा ऑप्शन है डंडा के बिना। डंडा के बिना भी नहीं बज सकता है, लेकिन डंडा ना भी रहे तो हम लोग हाथ से बजा सकते हैं, लेकिन बिना लोहार के पास गए अंतिम रूप से वह बजने योग्य नहीं होता है। तो उसे बजने योग्य बनाने वाला अंतिम रूप से लोहार ही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, समाट बाजा केकर बिना नी बाज तक। समाट जो बाजा है वह किसके बिना नहीं बज सकता। पहला ऑप्शन है लोहार के बिना, दूसरा ऑप्शन है कुटासी के बिना, तीसरा ऑप्शन है डंडा के बिना और चौथा ऑप्शन है केवनी। तो दोस्तों जो समाट बाजा है वह कुटासी के बिना नहीं बज सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाजा में सौबले माजा बाजा कौन है कै। बाजा में सबसे अच्छा बाजा जो है, सबसे मजा देने वाला बाजा कौन सा है। पहला ऑप्शन है कुटासी, दूसरा ऑप्शन है समाट,
तीसरा ऑप्शन है मांदर और चौथा ऑप्शन है ढोल। तो दोस्तों इन सभी बाजाओं में सबसे जो मजा देने वाला जो बाजा है वह कुटासी बाजा है, अर्थात हथौड़ा का बाजा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाजा में कुटासी बाजा बाजे, सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे, ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से आहे। ऊपर जो अभी पद भाग हम पढ़े तो वह पद भाग किस कविता का है, आपको कविता का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बाजा, दूसरा ऑप्शन है बाथा, तीसरा ऑप्शन है बसंत और चौथा ऑप्शन है माटी। तो दोस्तों हम लोग बाजा कविता पढ़ रहे हैं तो यह स्वाभाविक है बाजा कविता का ही प्रश्न है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह पद भाग बाजा कविता का ही है। अगला प्रश्न, मूढ़ माने का होएला। मूढ़ का अर्थ बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बुद्धगर, दूसरा है ऑप्शन है निबुद्धगर, तीसरा ऑप्शन है चंचल और चौथा ऑप्शन है बीमार। बीमार अर्थात जिसका फीवर है, जिसका तबीयत खराब है। तो दोस्तों यहाँ पे निबुद्धगर अर्थात मूर्ख को ही मूढ़ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस कविता का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। बढ़नी माने का होएला। बढ़नी का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन सूप होता है, दूसरा ऑप्शन झाड़ू होता है, तीसरा ऑप्शन चौकी होता है और चौथा ऑप्शन चाकू होता है। तो दोस्तों जो बढ़नी का अर्थ होता है वह झाड़ू होता है। तो झाड़ू को ही बढ़नी कहा जाता है नागपुरी में। तो इस तरह से बाजा कविता का हम लोग पूरी तरह से हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और जिन लोगों को भी कविता का हिंदी अनुवाद और साथ में MCQ अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको PDF मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का अब कविता सेक्शन जो है वह समाप्त होने वाला है। इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग लोक साहित्य एवं लोकगीत शुरू करेंगे। ये आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम मार्च का 15 मार्च तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अभी तक जो भी अन्य कविता नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहां से जाके कविता देख सकते हैं। और कहानी का भी MCQ बताया गया है, आप उसे भी MSH क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।